course. And I must thank Coconut Theatre for taking this initiative कि जितने भी थिएटर के लोग हैं और जो बोलने वाले और सुनने वाले सब आपस में मिल रहे हैं वो भी इन दिनों में, तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत मज़ेदार बात है, अच्छी बात है। तो हाय सैफ साहब, हाउ आर यू? तो मैं देखिए, मेरा आज का जो मैंने टॉपिक चुना था वो था थिएटर विज़ अ वी ऑडियंस। तो ये तो मैंने चुन लिया था ऐसे ही क्योंकि बेसिकली मैं एक्टर रहा हूँ, डायरेक्टर भी बना, काफ़ी बाद में बना, राइटर भी बना, लेकिन काफ़ी बाद में बना, लेकिन मोस्ट ऑफ माई करियर, मोस्ट ऑफ माई टाइम आई हैव बीन एन एक्टर ऑन थिएटर। ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड विद थिएटर। तो थिएटर मैंने शुरू किया in Delhi before I joined the FTI. I opened my own group with my friend in Delhi called शैलेंद्र गोयल। काफ़ी लोग जानते होंगे शैली को। तो उनके साथ एक थिएटर ग्रुप मैंने शुरू किया था। अतुल जी नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। तो उनके साथ थिएटर ग्रुप मैंने शुरू किया था जिसका नाम था अंकुर आर्ट्स। उसके अंडर हमने काफ़ी सारे प्लेस किए। फिर मैं FTI चला गया, लेकिन थिएटर काफ़ी चलता रहा, करता रहा दिल्ली में। और उन दिनों बड़ी परेशानी होती थी। जैसे मैंने कि टॉपिक चुना है थिएटर विज़ अ वी ऑडियंस, तो ऑडियंस तो चाहिए होती है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा परफॉर्मिंग आर्ट दुनिया का नहीं है, भले ही वो थिएटर हो या डांस हो या सिंगिंग हो, जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट है वो सारे के सारे बेकार हैं अगर हमारे पास ऑडियंस नहीं है तो। और जो लोग ये कहते हैं कि वी डोंट केयर फॉर द ऑडियंस, मुझे लगता है कि वो या तो झूठ बोलते हैं या उन्हें वाकई परवाह नहीं है ऑडियंस की। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो जब तक आपका काम, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, ऑडियंस के सामने नहीं आएगा, तब तक कोई मतलब नहीं है। अनंत डॉयन तो आप हो यार, मैं कहाँ हूँ। यू आर डॉयन एंड डॉन बोथ ऑफ थिएटर। तो मेरा ये प्रिंसिपल रहा है कि काम जो है वो अगर सामने आएगा तभी उसका फ़ायदा है। अगर किसी ने देखा नहीं तो आप कितना भी अच्छा काम करें बंद कमरे में, कोई मीनिंग नहीं है उसका। तो ये वो ज़माना था जब मैं बात कर रहा हूँ 1973, 74, 75 की, जब हम थिएटर किया करते थे और ऑडियंस नहीं आती थी। और ऑडियंस जितनी भी आती थी सारी की सारी पासिस वाली थी, मतलब टिकट का तो ज़माना ही नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि एक प्ले हम कर रहे थे जिसका नाम था जहर। अब प्ले का टाइटल जहर है और हमारे पास कुछ उसको पब्लिसाइज करने के लिए आज की तरह कोई मोबाइल या सोशल मीडिया ये सब चीज़ तो थी नहीं, टीवी भी नहीं था। तो क्या था, सिर्फ पोस्टर। तो पोस्टर बना के मतलब कितना कुछ करना पड़ता था एक्टरों को उस ज़माने में। थिएटर जो लोग करते थे, मतलब पहले प्ले को चुनो, फिर उसकी रिहर्सल करो, फिर उसको कुछ एक ब्रोशर, एक लोगों से ऐड लो ताकि कुछ पैसे आएँ, फिर पोस्टर बनाओ, फिर रात को जाके पोस्टर चिपकाओ। तो मैं और मेरा दोस्त शैली, एक हाथ में हमारे बाल्टी जो होती है वो जिसमें गम लेवी जिसको बोलते थे, और एक हाथ में ऐसे यहाँ मेरे अंडर आर्म के नीचे पोस्टर और एक अंडर आर्म के नीचे मेरे बाल्टी, और स्कूटर पे हम लोग जा रहे हैं और पूरे दिल्ली में घूम रहे हैं। रात को जहाँ जो दीवार खाली नज़र आ रही है उस दीवार पे पहले वो लेवी लगाते हैं, फिर वहाँ पोस्टर चिपका देते हैं। ऐसा कर रहे थे। तो एक पॉइंट ऐसा आया जो बड़ा सुनसान सा एरिया था और वहाँ इत्तेफाक से पुलिस की वैन आ गई। और कुछ दिन पहले ही वहाँ पर कुछ लफड़े हुए थे जो होते रहते कभी कभार, दिल्ली में कुछ हुए थे उससे 2-4 हफ्ते पहले। तो उन्होंने पोस्टर देखा, पोस्टर पर टाइटल था जहर और एक अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना हुआ था। तो वो लोग पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ गए कि साहब आप तो कुछ फंडामेंटलिस्ट हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आप कुछ गलत तरह की ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बड़ा समझाया कि साहब हम तो, ये हमारा नाटक है और देखिए ये इसके नीचे जो हमारा थिएटर है उसका फ़ोन नंबर भी है और इस दिन को प्ले है, आप कल फ़ोन कर लीजिए, उनको पूछ लीजिए कि हमारा थिएटर है। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती थी एक नाटक करने के लिए। और ये सब करने के बाद प्ले देखने आता कौन था? पासिस वाले, क्योंकि टिकट किसी को खरीदनी नहीं है। तो बड़ा मुश्किल था। खैर वक्त आगे बढ़ा एंड देन आई वेंट टू FTI में जाके ऑफ कोर्स मेरा थिएटर से थोड़ा सा नाता टूटा, क्योंकि फिल्मों से बहुत जुड़ गया। पूरा इंटरनेशनल सिनेमा देखा, हर तरह की फिल्म देखी, दुनिया भर ज़माने भर के डायरेक्टर्स से की फिल्में देखी, उनको स्टडी किया। लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा बहुत थिएटर मैंने किया। मुझे याद है कि एक हमने वहाँ प्ले किया था जिसका नाम था
लव इन पेरिस वॉर इन कच्छ, बड़ा अजीब नाम है, लेकिन इट वॉज अ वेरी हिलेरियस प्ले। और मेरे दोस्त जो मेरे बैचमेट सतीश शाह ने उसको वहाँ डायरेक्ट किया था FTIA में। और हमने वो मतलब हमारा जो कॉन्वोकेशन था जिसमें हमको आप ये समझिए कि वो डिप्लोमा मिलना था, GPCP जो शोले के डायरेक्टर थे वो उसके चीफ गेस्ट थे, वहाँ हमने ये पहले भी परफॉर्म किया था और उस दिन भी ये परफॉर्म किया, लव इन पेरिस वॉर इन कच्छ। खैर, तो ये उसके बाद फिर मैं when I came to Mumbai, then I had the opportunity to work with IPTA and I'm still working with IPTA। बहुत साल मैंने बहुत साल से IPTA के साथ जुड़ा हुआ हूँ। IPTA में कुछ लोगों ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनमें से जो नंबर 2-3 नाम मुझे जो मेजर याद हैं, जो मेरे सामने हैं, वो एक डायरेक्टर थे RM सिंह। उनकी डेथ होके भी बहुत साल हो गए। बहुत काबिल आदमी थे। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। हालांकि मैंने सिर्फ एक प्ले किया उनके साथ किया था जिसका नाम था भूखे भजन ना होए गोपाला। सागर सरदी साहब का लिखा हुआ प्ले था ये, मैंने एक ही प्ले किया था। लेकिन उस एक प्ले में उस डायरेक्टर ने मुझे इतना सिखाया कि एज एन एक्टर मुझे लगा एज अ थिएटर एक्टर मैंने बहुत ग्रो किया उस एक प्ले में विद दैट वन मैन। एंड द अदर 2 people who impressed me in IPTA, one is MS Satyu, who is of course a doyen in theatre name all over India, और दूसरे रमेश तलवार जिनके अंडर मैंने काम किया। इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा और फिर कारवां चलता रहा और इस दौरान कुछ मुझे लिखने का एक शौक हुआ। IPTA के दिनों की 1-2 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने आपसे कहा कि थिएटर के लिए ऑडियंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो नाउ बीइंग बेसिकली एक कॉमिक माइंड है मेरा, तो कॉमेडी हर चीज़ में ढूंढ लेता हूँ, कोशिश करता हूँ ढूंढने की। और अगर कोई बहुत सीरियस मुझे बात भी कहनी हो अपने थिएटर के द्वारा, अपने प्ले के द्वारा, तो मैं उसको मतलब टोटली सीरियस बात मैं नहीं कह सकता, मुझसे होता नहीं है वो। मुझे उसको एक ऐसा एक जामा पहनाना पड़ता है ह्यूमर का, उसमें उसको लपेटना पड़ता है, क्योंकि मैं अपना जिसको गुरु मानता हूँ इन कम्युनिकेशन, मैं जिसको गुरु मानता हूँ वो है चैपलिन। और चैपलिन से मैंने यही सीखा। बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं ये सेशन शुरू करने से पहले मैं 15 मिनट पहले द ग्रेट डिक्टेटर देख रहा था, टीवी पे आ रही थी, तो मैंने ऐसे ही शुरू की, मुझे छोड़ी नहीं गई। और फिर मुझे सडनली मेरी वाइफ ने कहा, अरे आपको तो सेशन है, तो आप छोड़िए ये फिल्म, छोड़िए और जाके वो सेशन की अपनी तैयारी कीजिए। तो चैपलिन का ऐसा असर है मेरे ऊपर कि मैंने द ग्रेट डिक्टेटर शायद 50 बार देखी होगी, लेकिन आज फिर मैंने देखी। तो उनका असर मेरे ऊपर ऐसे हुआ एज एन एक्टर और फिर एज अ राइटर ऑल्सो, कि मैं अपनी सीरियस बात को एक ह्यूमर में थोड़ा सा लपेटता हूँ और वो ऑडियंस के सामने पेश करता हूँ, ताकि एक मुझे ऐसा लगता है कि व्यंग और कटाक्ष ये अगर थोड़े से ह्यूमर के जामे में लिपटे हो तो इनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। इसके मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा अपनी इसी टॉक में थोड़ा आगे चलकर। मैंने IPTA के साथ बहुत सारे नाटक किए। मैं आपको एज एन एक्टर के अपना एक एक्सपीरियंस एक बताना चाह रहा हूँ। एक प्ले मैंने IPTA के साथ किया, ताजमहल का टेंडर। बड़ा मशहूर प्ले है, बहुत सारे शोज हमने किए और उसको 17-18 साल हो गए हैं चलते हुए। और वो प्ले एक ऐसा प्ले है, ऐसे बहुत सारे प्लेज होते हैं जिसमें राइटर आपको एक अच्छा मैदान दे देता है, एक फर्टाइल ग्राउंड दे देता है कि भाई ये एक कमाल का ग्राउंड है, कमाल की ज़मीन है। इस ज़मीन पे जो मैंने राइटर ने जो कहा है वो तो कहा ही है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कुछ और उगाना चाहते हैं, कुछ और आप बात करना चाहते हैं, कुछ एक नई बात कहना चाहते हैं, इसी दायरे में रहकर इन द सेम पेरीफेरी अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं। गुड इवनिंग एवरीबडी, प्रीतम जी गुड इवनिंग, कयूर भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। तो वो आप अपनी बात कह सकते हैं, वो लेकिन वो प्ले का जो पेरीफेरी है या उसका जो एक मीटर है वो हिलना नहीं चाहिए। तो ताजमहल का टेंडर मुझे एक ऐसा प्ले मिला और मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने उसमें मैं मेन कैरेक्टर जो गुप्ता जी का रोल है वो मैंने किया और बहुत सारे शोज किए उसमें। लेकिन
वो एक ऐसा प्ले है जिसमें मैंने बहुत बहुत कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि उसमें ज़मीन है कंट्रीब्यूट करने के लिए। उसमें राइटर ने आपको एक ये दिया हुआ है कि हाँ भी आप कीजिए, क्योंकि देखिए करप्शन तो हमारे देश में रहेगी, हर मुल्क में है, पूरी दुनिया में है, और उसके लेकिन रूप बदलते रहते हैं, रंग बदलते रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ जब राइटर ने लिखी थी तब वो अगर रेलेवेंट थी तो वही आज रेलेवेंट होगी। उसका थोड़ा सा चेहरा बदलेगा, करप्शन का थोड़ा सा तरीका बदलेगा, तो वो तरीके हमको आज इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप नाटक कोई भी करें, लेकिन थोड़ा सा ये ख्याल रखना चाहिए कि इन टाइम भी रहे, इन ट्यून रहे, खास करके ऐसे नाटक जो कि ह्यूमरस हों और समाज से बहुत ज़्यादा जो रिलेट करते हों। तो उसको मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक बार उसके जो राइटर हैं अजय शुक्ला साहब, हम लोग NCPA टाटा, जो आप जानते हैं मुंबई में बहुत बड़ा थिएटर है, वहाँ पर हमारा शो था और हाउसफुल शो था। और मुझे सडनली अजय शुक्ला साहब जो रेलवे में काम करते थे, शायद रिटायर हो गए हैं अब, और वो कानपुर में रहते थे, और उनका मुझे फ़ोन आया कि राकेश जी मैं आज मुंबई में हूँ, क्या आपका प्ले है? मैंने कहा अरे सर ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि आज आप मुंबई में हैं। प्रीतम जी गुड इवनिंग, सर उनके जी गुड इवनिंग सर। तो ये आप मुंबई में हैं और हमारा प्ले है आज, मतलब आपका प्ले है शतरंज, ये ताजमहल के टेंडर, वो भी NCPA में, तो आप ज़रूर आइए। तो वो आए और उन्होंने वो प्ले देखा, और उसमें मतलब वो प्ले बहुत चेंज हो चुका था, काफ़ी चेंज हो चुका था। मैंने खुद के अपने लिए ही चेंज नहीं किया उसको, मतलब जितने भी करेक्टर हैं मैंने बहुत 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 कंट्रीब्यूट किया उसमें, ताकि हर करेक्टर जो फले फूले और ग्रो करे। और तो उन्होंने देखा, और देखने के बाद उन्होंने स्टेज पे आकर एक कमेंट किया कि साहब मेरा ये नाटक पूरी दुनिया में, हर देश में, हर जगह जगह जहाँ पर हिंदी भाषी लोग हैं वहाँ पर होता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से आज जो मैंने शो देखा, ये आज मेरा बेस्ट शो था मेरे प्ले का। तो ये मुझे ऐसा लगा कि देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसमें ग्रोथ की गुंजाइश होती है, और एक्टर्स की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर राइटर ने ऐसा एक आपको ज़मीन दी है तो आप उसको और उपजाऊ बनाएं। एक और एग्जाम्पल मेरी ज़िंदगी में ऐसा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक जैसे है कि थिएटर विज़ा वी ऑडियंस, तो एक्टर को ऑडियंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में ऑडियंस क्या चाहती है। जूली नमस्कार जी। आज की डेट, क्योंकि ऑडियंस का टेस्ट जो है वो बदलता रहता है, हर डिकेड में या हर 5-7 साल में ऑडियंस का टेस्ट बदलता है, ऑडियंस की सेंसिबिलिटी बदलती है, ऑडियंस समाज को किस तरह से देख रही है वो नज़रिया एकदम चेंज होता है। तो ये एक ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जो शो जो प्ले आज से 70 साल पहले लिखा गया था तो बिल्कुल वैसा ही आज उसको पेश किया जाए, एक्सेप्ट द क्लासिक्स ऑफ कोर्स वी शुड नॉट टच देम, जैसे शेक्सपियर हो गया, या ऐसे बहुत सारे प्लेज हैं, आधे अधूरे एक प्ले उनमें से है जो मतलब जिनको आप टच नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्ले में ज़मीन आपको मिलती है वहाँ तो करना ही चाहिए। अब ऐसा एक और प्ले मेरी ज़िंदगी में आया जिसका नाम है मसाज, जो मेरा सोलो प्ले है, और विजय तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ प्ले है, इसी नाम से प्ले है, मसाज के नाम से ही, और मराठी में उन्होंने किया था शुरू में। तो 17-18 साल हो गए मुझे वो प्ले करते हुए, 17-18 साल हो गए। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि कैसे मेरा जो ध्यान है वो ऑडियंस पे ज़्यादा रहता है एज एन एक्टर, क्योंकि मैं मेनली मैं डायरेक्टर बहुत कम हूँ, राइटर बहुत कम हूँ। हाँ, अब मुझे शौक है तो मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी राइटिंग जो है उस पर आता हूँ, थोड़ी कुछ देर में इसी में बात करते करते आऊँगा कि मैंने क्या क्या लिखा है, लेकिन मेनली मैं एक्टर रहा हूँ। तो मेरा ध्यान हमेशा इस बात पे रहा है कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है मेरी बात पे। तो जब मेरे पास मसाज ये प्ले आया और मैंने उसको देखा, तो मैंने उसको, पहले तो मराठी में था तो मैंने उसको अडेप्ट किया, हिंदी में अडेप्ट किया, जिसको मुझे, हाय महेश जी नमस्कार, जूली जी नमस्कार, प्रीतम जी, अर्पण जी, कयूर भाई, थैंक यू वेरी मच। तो वो मेरे पास आया, मैंने उसको अडेप्ट किया और उसकी रिहर्सल शुरू की। तो अडेप्टेशन और रिहर्सल, क्योंकि मैं अकेला था, खुद ही करता था घर में, रिहर्सल तो करते करते मुझे
पीसीज में किया, 2 घंटे का सोलो परफॉर्मेंस। मुझे 9 महीने लगे उसको, फ्रॉम 0 to 100 में जो तैयारी में पूरी, मुझे 9 महीने लगे। और जब मैंने उसकी जीआर की, और जीआर पे मैंने कुछ प्रेस वाले बुलाए और कुछ विजय तेंदुलकर साहब को भी बुलाया मैंने, तो वो 20 मिनट में उठ के जाने लगे। तो मेरा डायरेक्टर हरबंश सिंह उनके पीछे पीछे गया, बोला विजय साहब आपको पसंद नहीं आया क्या राकेश जी का परफॉर्मेंस? तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा है, लेकिन ये मेरा प्ले ही नहीं है, ये मेरा प्ले नहीं है, ये क्या कर दिया राकेश जी ने। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैं अगले दिन उनके पास गया कि मुझे डर लग रहा था कहीं, क्योंकि विजय साहब बड़े स्ट्रांग पर्सनैलिटी रहे हैं अपनी, एक कमाल के उनकी जगह है पूरी दुनिया में, थिएटर वर्ल्ड में। तो मुझे लगा कहीं नाराज़ हो के ये ना कहीं भाई तुम बंद कर दो तो मेरी इतनी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो मैं गया उनके पास, तो मुझे पता है राकेश ये मेरा प्ले नहीं है। मैंने कहा सर ये प्ले आपका है, मैंने कहानी को बिल्कुल नहीं छोड़ा है, थ्रेड वो है, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है। क्योंकि आपने एक बात कही, ये एक आदमी की दुख भरी दास्तान है, और दुख भरी दास्तान अगर दुखी होगी तो 2 घंटे उसको कौन झेलेगा। दुख भरी दास्तान भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चैपलिन की हर फिल्म दुख भरी दास्तान है, मतलब राज कपूर की हर फिल्म दुख भरी दास्तान है, एक कॉमन मैन की व्यथा है। लेकिन वो व्यथा अगर देखने वाले के लिए एंटरटेनिंग नहीं होगी, मैंने कहा आज की डेट में कोई अपने बाप की बात 2 घंटे नहीं सुन सकता है, तो मेरी बात क्यों सुनेगा अगर मैं उसको एंटरटेन नहीं कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इसके 15-20 शो करो, मुझे फिर बताओ क्या होगा। तो जब मैंने शो करने शुरू किए 15, 20, 30, 25, तो उनके पास खैर खबरें पहुंची। फिर उसके बाद पेपर में रिव्यूज़ भी आए, किसी पेपर ने 4 स्टार दिए, किसी ने 5 स्टार दिए, किसी ने बहुत कमाल अच्छे कमेंट्स मिले। तो हाय जूली जी, महेश जी नमस्कार। तो बहुत अच्छे कमेंट्स मिले। फिर उन्होंने, वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने कहा नहीं यार ये तो तुम प्ले करो, भी करते रहो। और तो मैंने कहा कि मेरा एक ध्यान हमेशा रहा कि ऑडियंस क्या चाहती है, थिएटर विज़ा वी ऑडियंस, जो मेरे, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मैं इस पे बात करने वाला हूँ। तो ये एक बड़ा ज़रूरी एस्पेक्ट है। और फिर करते करते मैंने थोड़ा राइटिंग की तरफ ध्यान दिया। तो मैंने एक प्ले बीवी मैंने अडेप्ट किया, वो भी थोड़ा सा सीरियस जोन में था, लेकिन मैंने उसको बनाया। समरसेट मॉगम का एक प्ले है, लेकर मैंने उसको अडेप्ट किया, बीवी मैंने प्ले लिखा। फिर मैंने ओरिजिनल प्ले लिखा है उसका नाम था शिमला कॉफ़ी हाउस। वो बिल्कुल मेरी ओरिजिनल थॉट, मेरे राइटिंग थी। और फिर मैंने एक और लिखा जिसका नाम मेरा वो मतलब नहीं था है। मेरा मतलब नहीं था में अनुपम खेर, नीना गुप्ता को मैंने कास्ट किया, और उसकी भी ऐसी एक दास्तान है उस प्ले की, मेरा वो मतलब नहीं था कि मैंने लिखा, हाय जयदेव, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी है। तो मैंने लिखा और लिख के रख दिया। मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि, मुझे पता था कि इस प्ले में बहुत दम है, इस प्ले में कुछ एक एलिमेंट है, और इस प्ले को अगर करेक्ट कास्टिंग नहीं मिलेगी और करेक्ट माउंटिंग नहीं मिलेगी तो ये प्ले ऐसा होगा कि मतलब किसी ने नहीं देखा और प्ले बर्बाद हो गया। तो एक दिन मुझे अनुपम खेर ने, हम लोग शूटिंग कर रहे थे मनाली में, तो बोले यार बेदी साहब मुझे एक प्ले चाहिए। और मैं जब प्ले लिखता हूँ तो वो प्ले मेरे साथ हमेशा ही होता है, जब तक उस प्ले का मंचन नहीं होता मैं प्ले को छोड़ता नहीं। मेरे साथ हमेशा मेरे बैग में, मेरे आईपैड में, मेरे कंप्यूटर में रहता ही है कि कहीं भी या आई कम टू लास्ट ओवर मनीष, आई कम टू लास्ट ओवर। तो कहीं पर भी मैं ट्रैवल में, शूटिंग में, कहीं प्लेन में, फ्लाइट में, कहीं भी खोल लेता हूँ, और उस पर अगर कुछ और काम करना होता तो करता रहता हूँ जब तक वो उसका मंचन नहीं हो जाता। तो मैंने कहा साहब प्ले तो मेरे पास है। तो बोले सुनाओ। मैंने उनको सुनाया। बोले बस ये फ्रीज हो गया प्ले, इसको फ्रीज कर दो, अब ये प्ले हम करेंगे साथ में। तो फिर उसके बाद कोकोनट से मुलाकातें हुई हमारी, और एक प्ले जैसा कि आपको पता ही है
मेरी ज़िंदगी में एक कमाल का प्ले आया, लास्ट ओवर। बहुत अच्छा प्ले, और मुझे आई वांट टू पैट द बैक ऑफ द राइटर एंड डायरेक्टर। राइटर इज़ अभिषेक पटनायक और डायरेक्टर उसका है सुकेतु यंग बॉयज़। और बहुत बहुत बढ़िया काम किया, मतलब एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट। मैं और अनंत उसमें मेजर रोल करते हैं, और इट वाज अ प्लेजर ऑलवेज। अनंत के साथ मैंने बहुत काम किया थ्रू आउट माई करियर, स्पैनिंग अराउंड 40 ईयर्स, मोर देन 40 ईयर्स। अनंत एंड मी हैव, अभी मुझे अनंत ने कुछ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ भेजी, कुछ एक फिल्म की जो हमने बहुत साल पहले की थी, मुझे याद ही नहीं आया टू आस्क हिम कि यार कौन सी फिल्म थी, कहाँ शूटिंग की थी, ये कौन कौन थे मुझे कुछ याद नहीं। तो अनंत और मैं इतने साल से हम लोग कोलीग हैं, साथी हैं। तो उसके साथ फिर मैंने ये लास्ट ओवर किया जो कोकोनट ने प्रोड्यूस किया, और मैंने जैसे कहा कि यंग बॉयज़ उसके राइटर डायरेक्टर्स हैं। बहुत मज़ा आया उस प्ले में, बहुत मज़ा आया। मतलब एक जैसे कहते हैं कि एक एक्टर की, अगर आप में एक कॉमेडी की भूख है, एज एन एक्टर अगर आप कॉमेडी के भूखे हैं, तो एक आइडियल प्ले हमको मिला वो खेलने के लिए, विदाउट एनीथिंग, विदाउट गोइंग ओवरबोर्ड, या विदाउट एनी एग्जेजरेशन, विदाउट एनी एनीथिंग लाउड। इट बहुत ही कंटेन्ड बात, अच्छी बात, अच्छे तरीके से कही गई, मज़ेदार बात और अच्छा टॉपिक। तो ये एक मेरी ज़िंदगी में आया और मैंने वो किया, लास्ट ओवर भी किया, और फिर चलते चलते आगे थिएटर चलता रहा। एक प्ले में जिसका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा अपनी लाइफ में, जो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। मतलब अगर मैं कभी अपनी हिस्ट्री लिखूँगा, थिएटर की हिस्ट्री कभी लिखूँगा, तो उस प्ले का नाम ज़रूर आएगा वो, और वो प्ले है शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे मराठी प्ले है ओरिजिनल, तुझा पाशी, जो कि PL देशपांडे साहब का लिखा हुआ है। अनुप्रीता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड मनीष उपाध्याय, थैंक यू वेरी मच। सद्दाम खान साहब, नमस्कार। आनंद Anand, thank you very much. I also enjoy my equation with you. I was just telling that, I don't know whether you heard or no. I was telling everybody that my equation with you has been amazing throughout the career, not only now but throughout the career. Thank you very much, भाग्येश कसेकर जी। श्रीमान श्रीमती की बात अभी तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक टीवी शो है, हम थिएटर की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि एक प्ले शतरंज के मोहरे मेरी लाइफ में ऐसा आया, जैसे मैंने आपसे एक बात कही कि क्लासिक जो होते हैं, क्लासिक में मैं प्ले कोई लिख नहीं पाया, मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ, लेकिन जो बड़े राइटर क्लासिक प्ले लिखते हैं, उनको टच करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनमें से एक प्ले मेरी लाइफ में है शतरंज के मोहरे, और वो इसलिए मैं क्लासिक कहूँगा क्योंकि वो इतना परफेक्ट प्ले है कि मैंने उस प्ले के आई डोंट नो 600, 700, 800, मुझे याद नहीं कितने शो किए होंगे, लेकिन उस प्ले में चेंजेस की गुंजाइश ही नहीं है, कोई ऐसी स्कोप ही नहीं है कि आप कुछ और बाहर से कुछ ला के डाल दें, क्योंकि वो प्ले अपने आप में इतना कंप्लीट प्ले है, इतना ब्यूटीफुल कंप्लीट प्ले है कि आप जब भी करते हैं तो मज़ा आ जाता है। मतलब ऐसे मैं ऐसा कहूँगा आपसे कि उस प्ले से पहले, उस प्ले के शो से पहले, जब भी उसका शो मैंने ज़िंदगी में किया, बहुत शोज़ किए, जब ज़िंदगी में जितनी बार शो किया, तो जैसे एक खाने से पहले किसी एक खाने वाले का जो खाने का शौकीन हो, मुँह में पानी आता है ना, ऐसे एज एन एक्टर मेरे मुँह में पानी आता रहा जब भी वो शतरंज के मोहरे मैंने शो किया। तो ऐसे कुछ प्लेस होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक आइकॉनिक जगह बनाते हैं, उनमें से वो प्ले है। दूसरा एक मसाज है, और बाकी मैं तो ये कहूँगा कि मैंने जितने प्ले लिखे हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में नहीं तो औरों की लाइफ में आइकॉनिक बने जिनमें से इप्टा के बारे में कुछ हो जाए। इप्टा के बारे में मैंने कहा अभी बहुत कुछ, इप्टा के सामने बहुत साल काम किया, और इप्टा से मैंने बहुत कुछ सीखा भी। तो फिर उसके बाद मैंने ये लिखा प्ले शिमला कॉफ़ी हाउस, जो मेरे हिसाब से एक मुझे वो राइटिंग अपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी अपनी, मतलब अगर मैंने जो 4-6-7 प्ले लिखे हैं,
उनमें से वो प्ले मेरा बहुत पसंदीदा प्ले है, क्योंकि वो एक बड़ा इंटेलिजेंट कॉमिक थ्रिलर है। मतलब वो एज पे रखता है आपको, और वो इतना इतना थ्रिलिंग है वो नाटक कि मैंने बहुत कोशिश की कि उसमें मैं इंटरवल की जगह ढूंढूं, कि अगर मैं 2 घंटे का प्ले बनाऊं तो 1 घंटे के बाद इंटरवल की जगह ढूंढूं। लेकिन जब मुझे जगह नहीं मिली तो मैंने वो 2 घंटे के प्ले को 1.5 घंटा बनाया, ताकि लोग कम से कम 1.5 घंटा बगैर मतलब यहाँ वहाँ जाए बैठ सके, वरना 1 घंटे के बाद हर आदमी को परेशानी होनी शुरू हो जाती है थोड़ी बहुत। तो ये हाँ, अभी किसी ने पूछा कि एनी इंसिडेंट विच इज़ मोस्ट रिमेंबर वाइल ट्रैवलिंग फॉर द थिएटर प्ले। आज मैं एक बताता हूँ बड़ा इंसिडेंट, आपको मज़ेदार बताता हूँ इंसिडेंट। तो ये एक मैंने फिर उसको 1.5 घंटे का बनाया, ताकि लोगों को उठना ना पड़े, और 1.5 घंटा लोग एज पे ही रहते हैं उसमें। शिमला कॉफ़ी हाउस एक मज़ेदार ऐसा प्ले है। इसके बाद फिर मैंने वो लिखा, मेरा वो मतलब नहीं था। देन चलते चलते फिर एक मेरी ज़िंदगी में मुझे एक आदमी मिला जिसका नाम है राहुल बूचर, और जिसका अपना थिएटर ग्रुप है फेलिसिटी थिएटर, जो दिल्ली का ग्रुप है, वो मिला मुझे। और मैं पिछले 7-8 साल मेरे थिएटर के उनके साथ काफ़ी व्यस्त गुजरे। मतलब मैंने बहुत काम किया राहुल के साथ, उनके थिएटर ग्रुप फेलिसिटी के साथ काफ़ी काम किया। और उस काम में रॉन्ग नंबर मैंने एक प्ले किया, मेरे बड़े परम मित्र रवन जी ने डायरेक्ट किया था वो। और फिर मैंने 2 प्ले मैंने लिखे फॉर दैट ग्रुप। एक प्ले है जिसका नाम है जब वी सेपरेटेड, जो मैंने लिखा ऑन डाइवोर्स, कि आज की डेट पे डाइवोर्स केस इतने बढ़ गए हैं हमारे देश में, इतने बढ़ गए हैं कि मतलब बात में आप खबर सुनते हैं कि कल शादी हुई आज डाइवोर्स हो गया, हनीमून से लौटे डाइवोर्स हो गया, 6 साल का अफेयर था और 6 महीने में डाइवोर्स हो गया। ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो दिस प्रॉम्प्टेड मी टू राइट अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल प्ले, और एक ऐसा प्ले इस ऐसे कपल के बारे में जो कि अकेला रहता है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, एक बेटी है जो कहीं हॉस्टल में पढ़ती है, और शादी को हो गए 17-18 साल हो गए हैं शादी को हो गए हैं, और डाइवोर्स के लिए फाइल किया, और कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया है, और 6 महीने के में वो उन्होंने अपने घर में दीवार डाल दी है, और 2-2 पोर्शन अलग अलग कर दिए, ये पोर्शन तुम्हारा, ये पोर्शन मेरा है, और उस तरह से वो रह रहे हैं। और उस चीज़ को मैंने एक टैप किया, उस 6 महीने के टाइम को मैंने टैप करने की कोशिश की। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये प्ले लिखते वक्त भी मेरे दिमाग में ये बात रही, बिल्कुल रही, कि यार देखिए प्ले तो सीरियस है लेकिन ह्यूमर इज एलिमेंट्री। तो ह्यूमर जब होगा तभी लोग इसमें जुड़ेंगे साथ में, या देर तक हमारे साथ रहेंगे, आएंगे इसमें। और वो हुआ, क्योंकि मैं भी उसमें हूँ। ये कपल की कहानी है लेकिन एक करेक्टर मैं भी प्ले करता हूँ। तो इनका एक नेबर है जो एल्डरली आदमी है, अकेला रहता है, क्योंकि सॉलिट्यूड भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्योंकि इनके घर में कोई एल्डर नहीं है तो उसके कान में इनका झगड़ा पड़ता है, तो अनइनवाइटेड अपनी एक अच्छी सी एडवाइस देने एक अनवांटेड टाइम पे आ जाता है, तो एक बहुत इरिटेंट साबित होता है, लेकिन उसकी वजह से ह्यूमर बहुत क्रिएट होता है। खैर, तो ये जैसे मैंने कहा कि एक एज एन एक्टर एक मेरे अंदर ये मेरा एक्टर, भले ही मैं राइटर हूँ या डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं प्राइमरीली एक एक्टर हूँ। तो एक मुझे अंदर से आवाज़ आती रहती है कि भैया तुम कर तो रहे हो, लेकिन ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, ऑडियंस क्या बोलेगी, ये सवाल सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है। मैं कुछ भी काम करता हूँ ये आता ही आता है। इसके बाद फिर मैंने एक और प्ले लिखा, वो भी मैंने किया ये विद राहुल बूचर एंड हिज कंपनी फेलिसिटी थिएटर। उसका नाम है पत्ते खुल गए, जिसमें अगेन माय डियर 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 फ्रेंड अनंत महादेवन, आई कास्टेड हिम, अनंत महादेवन विद मी। हालांकि मैं चाहता था कि उसमें मेरे और भी लोग हों, लेकिन अनंत उसमें थे, क्योंकि अनंत का नाम शुरू से जब मैं प्ले लिख रहा था तो मैं चाहता था कि अनंत इसमें रहे, और अनंत ने एज यूजुअल बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। तो वो जो पत्ते खुल गए जो प्ले है, वो आज के ये जो मोबाइल फ़ोन जो अभी आपके सामने और मेरे सामने है, ये मोबाइल फ़ोन कैसे एक इतनी बड़ी बीमारी बन गया है, और कैसे हर आदमी का असली किरदार
आज की डेट में मोबाइल के अंदर छुपा हुआ है। तो ये मैंने इस प्ले के ज़रिए बात कहने की कोशिश की कि आप जो हैं वो आप जो कह रहे हैं वो नहीं है, या हम जो आपको देख रहे हैं वो नहीं है, आप वो हैं जो आप अपने मोबाइल के अंदर हैं। तो वो कैसे मोबाइल में से मोबाइल की बातें खुलती हैं और लोगों के किरदार जो हैं छुपे हुए वो सामने आते हैं, ये बड़ा मज़ेदार नाटक है। अगेन लॉट ऑफ ह्यूमर, इट्स अ लाफ्टर मिनट, यू नो। Anand, in all your future plays, I am there. Yes, my dear friend. I always think of you, Anand. I always think of you. You are such a great co-actor. I can't tell you. What a support you are. What a support. Anyway, तो अभी मैंने आनंद को इस लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो पहले 15 दिन में मुझे लगा कि यार चलो ये वक्त अच्छा है। What is your point of view about Theatre Association, as yesterday Saif Saab told us? Well, Theatre Association कि एक बननी चाहिए थिएटर एसोसिएशन। हाँ, वो देखिए वो एक अलग कलाकारियां हैं, मैं उस जोन में मैं नहीं जाता। वो अगर बनेगी तो मैं उसका साथ निभाऊंगा, लेकिन मैं अभी जो मेरा आज का टॉपिक है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और वो टॉपिक ये है कि जितने भी हम रंगकर्मी हैं, थिएटर राइटर, डायरेक्टर, एक्टर जो भी हैं, वो ऑडियंस का ख्याल रखें भैया। क्योंकि मैं देखिए इस बात को मानता हूँ, जो लोग मेरे साथ हैं एग्री करेंगे कि आज की डेट में आप मुंबई जैसे शहर में जब आप नाटक करते हैं और शाम का एवरेज अमूमन 7 बजे का शो होता है, 7 बजे का शो देखने के लिए किसी को अपने घर से 5, साढ़े 5 निकलना है, आपका 2 घंटे का प्ले देखना है, उसके बाद वो आने में उसका पेट्रोल भी जा रहा है, उसने टिकट भी खर्ची है, और उसके बाद वो अगर वो सपोज़ परिवार के साथ आया है तो किसी भी थिएटर कम से कम भी टिकट हो, कम से कम भी हो तो आज 500 की टिकट होती है कम से कम, यू नो। कहीं पृथ्वी में शायद आपको मिल जाए और डेज पे कहीं मिल जाए 200-300 की, बट एवरेज थिएटर में 500 इज़ द मिनिमम। लेकिन जो आदमी गाड़ी में आएगा जाहिर है वो 1000-2000 की टिकट भी लेगा। तो यानी कि एक एवरेज फैमिली घर से निकलती है आपका नाटक देखने के लिए और वो 5-6 हज़ार रुपये खर्च करती है, फिर वो शायद कहीं रास्ते में खाना भी खाएगी। तो ये हमारा रंगकर्मियों का भी ये फ़र्ज़ है कि उनका वैल्यू ऑफ मनी जो भी दे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी अगर बात बहुत सीरियस है तो आप उसमें कॉमेडी डालें ही डालें। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीरियस बातें होती हैं, सीरियस प्ले भी होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, क्यों नहीं होते, यू नो। लेकिन एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए, भले ही वो सीरियस हो, ये उसमें ठहराव होना चाहिए, ये उसमें पकड़ होनी चाहिए, जो एग्जैक्ट वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ कि पकड़ होनी चाहिए, ताकि आप ऑडियंस को कैसे, इवन अगर सीरियस बात कह रहे हैं, कैसे पकड़ के आप उनको बिठाएं ताकि आपके साथ वो जुड़े रहें, यू नो। क्योंकि आज की डेट में जैसे कि आप जानते हैं, आज रिमोट का ज़माना है और एक कंसंट्रेशन का जो लेवल है, जो पकड़ है, वो बहुत कम है एवरेज आदमी की। हमेशा आप रिमोट लेके बैठते हैं टीवी के सामने, 1 सेकंड में मंजर को चेंज कर देते हैं आप। तो आपकी जब इस ज़माने में जब कंसंट्रेशन लेवल इतना कम है, तो ये एक हमारा फ़र्ज़ बनता है सब रंगकर्मियों का कि हम कैसे ऑडियंस को पकड़ के बैठे, भले ही वो इवन ह्यूमर हो या ना हो, लेकिन आपका स्क्रीन प्ले ऑफ द प्ले, क्योंकि प्ले में भी एक स्क्रीन प्ले होता है। आप जैसे ही अगर 10-15 मिनट में कोई बात नहीं आपकी सामने आएगी जो आप कहना चाहते हैं, तो लोग रेस्टलेस हो जाएंगे, उठना चाहेंगे। तो आप जो भी कहना चाहते हैं उसका एक पॉइंट जल्दी से आना चाहिए, बजाय इसके कि वो पॉइंट बहुत लेट आ रहा है और आप कहे जा रहे हैं। तो मुझे याद है कि जब मेरा वो मतलब नहीं था किया भरंगम थिएटर फेस्टिवल में, एनएसटी का जो फेस्टिवल होता है उसके मैंने किया। तो थैंक यू विजय शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाग्येश कथक, सही थैंक यू, आप सही बात बोल रहे हैं। तो जब मैंने वो प्ले किया तो आपको मालूम है कि भारंगम में अगले दिन एक डायरेक्टर्स मास्टर क्लास होती है एनएसटी के स्टूडेंट्स के साथ। तो मैंने वो क्लास ली और और मैंने अपनी बातें जो मैं कहना चाह रहा था, लॉकडाउन में कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ, मैंने लिखा था। मैंने जयेश जी, मैंने एक प्ले आधा लिख दिया है
और एक प्ले मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, सील कर दिया, उसको लिख के बंद कर दिया है, और तीसरा प्ले मैंने 80% लिख दिया है। तो ये मैंने किया है काम लॉकडाउन में, ऐसा नहीं कि मैं समय को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था, कृणाल हिंगू, थैंक यू वेरी मच डियर फॉर योर लवली हार्ट्स। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने वो मास्टर क्लास ली, और मुझे मास्टर क्लास के बाद जब मैं बाहर निकला तो मुझे एक दो बच्चों ने पूछा कि सर ये आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कि सर ये हम ये सुनते हैं यहाँ पर कि ये क्लीशे क्या होता है, और ये मतलब इस तरह के वर्ड हम लोग बहुत सुनते हैं, ये समझ में नहीं आता क्या होता है। मैंने कहा देखिए ये तो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे जब आप ग्रो करेंगे तब आपको समझ में आएंगी। अब क्लीशे तो ये भी है कि बड़ा सिंपल सा क्लीशे है कि एक आदमी एक थिएटर में ऐसे बैठ गया, क्या है अभी मेरे सर में दर्द है, तो ये इससे बड़ा क्लीशे क्या हो सकता है। आपके सर में दर्द है तो अपना सर पकड़ लो, पेट में दर्द है तो पेट पकड़ लो। तो ये क्लीशे तो इस तरह से बहुत जल्दी वो एक शॉर्टकट जिसको कहें आप टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यह एक ऐसी बात जो कि बहुत ही जिसमें ज़रा भी डेप्थ ना हो और आप उसको लेकिन कन्वे किसी तरह से कर दें, तो उसको मैं समझ सकता हूँ कि कह सकते हैं आप एक तरह से क्लीशे। खैर और भी बहुत सारी बातें उस दिन हुई उस मास्टर क्लास में जो मुझे फ़िलहाल तो भी याद नहीं, क्योंकि उसको 2-2.5 साल हो गए। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग थिएटर वाले जब आगे बढ़ें, और तो ये ज़रूर याद रखें कि ऑडियंस का ख्याल रखें, क्योंकि आज मेरा मेन टॉपिक है, मतलब अभी चल रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये लॉकडाउन है तो क्या होगा, कैसा होगा। देखिए सबसे ओल्ड फॉर्म है थिएटर, 3000 साल हो गए चलते हुए। वो रोम से शुरू हुआ था, जैसे हम जानते हैं वो एम्फी थिएटर जो है वहाँ का रोम से शुरू हुआ, और वहाँ थेस्पिस नाम का एक एक्टर था जो बड़ा मशहूर था, जिसको वहाँ पहली बार उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, और इसलिए हम दिलीप कुमार साहब को थेस्पियन भी बोलते हैं। तो ये इतने साल, 3000 साल, हम तो अभी ये अपना समय देख रहे हैं ना, ये कोरोना हम देख रहे हैं, है ना, ये हमको इतना ही दिखाई दे रहा है, या हम पिछले 30-40 साल देख रहे हैं, और उसमें भी कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं हुआ है। हमारी 1-2 वॉर हुई, चाइना से हुई, 1-2 वॉर पाकिस्तान से हुई, लेकिन ऐसी कोई इतनी बड़ी कैलेमिटी नहीं हुई कि जिसकी वजह से हम लोग एकदम बंद हो जाए, हमारी ज़िंदगी ठप हो जाए, हम लोग एक ऐसे मकाम पे आ जाएं कि पता नहीं अब कल क्या होगा, ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ। लेकिन तो क्या 3000 साल में ऐसा नहीं हुआ होगा लोगों के साथ? बहुत बार हुआ होगा। कहीं जंगें हुई, कहीं आक्रमण हुए, कहीं राजा आए, कहीं मर्डर हुए, कहीं सरकारें बदली, कहीं बहुत कुछ हुआ। क्या नहीं हुआ ये तो हम अभी जानते हैं ना। इसी सेंचुरी में, लास्ट सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके पहले कितना कुछ हुआ। तो 3000 साल से लेकर अब तक अगर थिएटर की ये फॉर्म सरवाइव कर गई है तो आगे भी करेगी। शायद मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा बदल जाए, शायद थोड़ा सा रूप रंग उसका थोड़ा सा बदल जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि थिएटर बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। और आप जितने भी आप यहाँ पर हैं, आप एक बात को एग्री करेंगे कि आज इस समय में, लॉकडाउन में, एक चीज़ जो सबके काम आ रही है और हर रोज़ काम आ रही है, वो एंटरटेनमेंट ही तो है। लोग नेट लगा के देख रहे हैं, और वो यूट्यूब पे देख रहे हैं, और नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजॉन देख रहे हैं, और जितने प्लेटफॉर्म है उन पे कुछ ना कुछ देख रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट जो है वो कहीं जाने वाला नहीं है। हाँ, देर सवेर हो सकती है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसका शायद फॉर्म थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि इट्स अ पासिंग फेज, ये सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। अब मैं कुछ सवाल ले लूं। जयदेव जी, जयदेव, इफ़ यू आर हियरिंग मी देन यू कैन टेल मी। जयदेव,
आर यू देयर? हाँ जी। हीरो मूवी, हीरो में मेरा मेरा हीरो नंबर 1 में मेरा रोल था, हीरो में नहीं था। हीरो में तो जैकी श्रॉफ थे। हीरो नंबर 1, या ठीक है। व्हाट वाई यंगस्टर्स आर नॉट मच कन्वर्टिंग टू थिएटर, ये एक बड़ी कई कई कयूर भाई, ये बड़ी अफसोस की बात है। देखिए, थिएटर को ना लोग वो मानते हैं, स्टेपिंग स्टोन मानते हैं कि थिएटर करेंगे, फिल्मों में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू नो, मैं ये समझता हूँ कि थिएटर जो है, थिएटर करना ऐसा नहीं है कि हम अब थिएटर कर लें और फिर फिल्म में चले जाएंगे, और जब फिल्म में हमने कर ली, कैरियर चल गया, कैरियर खत्म हो गया, आप कुछ नहीं करने को तो वापस थिएटर कर लें। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने मतलब पहले थिएटर किया और बाद में थिएटर किया, बीच में खाली फिल्में की और टीवी किया, भूल गए थिएटर को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे सिर्फ 8-10 एक्टर हैं, मैं अपने आप को उनमें गिन रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, आनंद भी उनमें से है। ऐसे 8-10-12 एक्टर होंगे पूरी इंडस्ट्री में जिन्होंने इंस्पाइट ऑफ so many films, so many writing, so much of direction, so much of work, so much of television, थिएटर के साथ कभी नहीं छोड़ा। उसका फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। फ़ायदा ये होता है कि आप ग्रो करते रहते हैं, एज एन एक्टर आप ग्रो करते हैं, एज अ पर्सन आप ग्रो करते हैं। किसी ने सवाल किया था कि इंसिडेंट कोई मज़ेदार बताइए, तो मैं इंसिडेंट एक शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि ये एक लेसन भी है, एक लेसन भी एक तरह से है कि मैं जो मेरा प्ले है ताजमहल का टेंडर, उसका मैं पहला शो कर रहा था पृथ्वी थिएटर में। और आपको पता है कि पृथ्वी थिएटर में जब एक्टर शो करता है तो कितना कॉन्शियस होता है, क्योंकि उसमें बहुत छोटा सा थिएटर है और बहुत ही एनी सीरियस करेक्टर इंस्पायर्ड यू या जदेव आई जस्ट टॉक अबाउट इट। तो मैं ये पृथ्वी की बात कर रहा था कि मेरा 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 पहला शो था पृथ्वी पे ताजमहल का टेंडर का, और बड़ा परेशान मतलब जैसा होता है, मतलब आई वाज इन्वॉल्व कि कहाँ से एंट्री, कहाँ से एग्जिट, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, यहाँ से ये डायलॉग, वो क्यों, जैसे डूइंग माई मेंटल कैलकुलेशंस ऑन स्टेज। और मेरे हाथ में मोबाइल था, और तब मोबाइल नया नया आया था, मैं आज बात कर रहा हूँ 17-18 साल पहले की, और बड़ा महंगा मोबाइल था, महंगे आते थे तब, अब तो थोड़े सस्ते हो गए। तो वो फर्स्ट बेल हुई, सेकंड बेल हुई, और मैंने कहीं रख दिया, थिएटर में कहीं रख दिया, और उसके बाद मैं लगा रहा अपने वो सारे मेंटल कैलकुलेशन में, प्ले के बारे में सोचता रहा। लेकिन जब मैं मोबाइल लेने वहाँ जगह पे गया तो वहाँ मोबाइल नहीं था। अब ऐसे में आदमी का पहला रिएक्शन क्या होता है कि किसी का मोबाइल मांग के अपने फ़ोन पे रिंग करता है। तो मैंने भी रिंग किया, तो घंटी वंटी कुछ नहीं बज रही थी, वो पी टूं ऐसी आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया कि किसी ने मेरा सिम कार्ड निकाल के फेंक दिया और मोबाइल अपनी जेब में डाल दिया। तो अब होता यह है कि ऐसे में कि आप उस आदमी को, उस अननोन आदमी को गालियां देनी शुरू करते हो। आप तेरी साले, तेरी ऐसी की तैसी, तू फलेगा नहीं मोबाइल, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा घर नहीं रहेगा, तू कुत्ता है, तू फलाना। मैं गालियां कम दे रहा हूँ, लेकिन कौन कौन सी गालियां देते हैं आप सबको पता है। तो ये सब गालियां मेरे मुंह से निकल रही थी उसके लिए, और मैं तड़प रहा था कि मेरा मोबाइल चला गया। और थर्ड बेल हो गई, और शुरुआत मेरे से ही। तो अब मेरे दिमाग में एक आया कि राकेश बेदी अगर ये शो करना है तो मोबाइल को अपने सिस्टम में से काट के फेंक दे। अभी काट जल्दी काट, कैंची निकाल। तो मैं अपनी जेब में से एक अपनी इमेजिनरी कैंची निकाली, उस मोबाइल को मैंने काटा और उसे फेंक दिया। ये वो मोबाइल मेरा नहीं है और तब जाके वो शो मैं कर पाया। तो अगर आप मेंटली किसी और टेंशन में रहेंगे शो से पहले, तो नेचुरली आप फिर थिएटर नहीं कर सकते। हैव यू एवर बीन रियली नर्वस ऑन स्टेज? ये गड़बड़ हो गई तो हाँ, अरे छाया जी, ये देखिए, कोई भी एक्टर जो है वो दुनिया में, अगर कोई एक्टर ऐसा बोलता है वो कभी भूला नहीं है, कभी फंबल नहीं किया, तो वो झूठ बोलता है। क्योंकि ये एक प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग है, ये एक मशीन नहीं है। देखिए, हम कितने शो करते हैं, और आप बिलीव कीजिए, हर शो से पहले आदमी एक थोड़ी प्रार्थना करता है। वो क्यों करता है? इसलिए करता है ना कि भैया मशीन नहीं है, पता नहीं क्या होगा, कितने मैंने शो किए, लेकिन आज का शो कैसा होगा पता नहीं, आज की ऑडियंस कैसी होगी पता नहीं। तभी तो ये इसका मज़ा है। वरना मुझे बताइए, कोई ऐसा काम है दुनिया में कि आप सब 500 बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, फिर भी इसको एंजॉय कर रहे हैं?
वरना तो अगर आप सेम काम अगर 2 बार 4 बार करेंगे तो आप उससे बोर हो जाएंगे, लेकिन इससे नहीं होते बोर। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि इस बार कैसा होगा, और आप प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इस बार बचा ले यार, इस बार बचा ले। हर बार यही बोलते हैं आप क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है आप कुछ ना बोलें, आपका को एक्टर भूल जाए, हो सकता है आपका लाइट वाला लाइट का क्यू ठीक ना दे, या साउंड वाला ठीक ना दे, या कोई ऑडियंस ऐसी, आपको कई दफ़ा ऐसी ऑडियंस मिल जाती है जो आपके साथ नहीं होना चाहती, या कई दफ़ा ऐसी मिल जाती है कि आप कुछ भी करें, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि मतलब मुंह से आवाज़ निकली नहीं कि ताली, तो ऐसा तो दोनों बातें होती हैं। परितोष पेंटर, माय गॉड, अरे वेन एवर यू से ब्रदर यू डोंट कंसिडर मी ए गुड एक्टर, व्हाट कैन आई डू? Rakesh Bedi is an actor on stage, on TV and films. How do you balance? जयदेव, वेल जैसे मैंने कहा, बैलेंस तो मैं पिछले 40 साल से कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है यार, अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये एक किसी भी एक्टर के लिए थिएटर करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं कि थिएटर करो, फिल्में ज्वाइन कर लो, जब फिल्में ख़त्म हो जाएं तो फिर आगे थिएटर करो, ये बात गलत है। अगर आपको ग्रोथ रखनी है अपनी लाइफ में तो थिएटर करते रहना चाहिए, और उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। थैंक यू परितोष। मैं आपको एक दो एग्जांपल ऐसे बताऊंगा कि मैंने तो कैसे कैसे थिएटर किया है जो कि अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं बात करूं आगे, अगर कुछ बोलूं। जयदेव, मैं शैल आई कंटिन्यू? इट्स ऑलरेडी गोइंग टू बी 7। What is the process of play writing? Well, I'll just talk about it. तो मैंने तो ऐसे ऐसे प्ले किया कि एक प्ले मैंने प्ले किया पति पत्नी और मैं, जिसके डायरेक्टर रमेश तरवार, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने रोल किया। मैं कर रहा हूँ शत्रुघ्न सिन्हा, और पति मैं, और पत्नी एक और लड़की थी, भावना ने भी किया वो रोल पत्नी का, भावना सुमाया। तो आप ये सोचिए कि शाम को मैं वो प्ले करने गया यूएसए, वो प्ले करने में यूएसए गया, उसके बहुत सारे शोज़ किए मैंने, और मैं यूएसए से वापस आया किसी शूट के लिए। वहाँ पर यूएसए में जैसे आपको पता है शोज़ होते हैं वीकेंड पे, तो मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे 3 शो किए, और मंडे को वापस आया। एक शूट था मेरा बड़ा ज़रूरी, वो शूट करने में वापस इंडिया आया, और मेरा फ्राइडे को फिर से शो था। ठीक है, फ्राइडे को फिर से शो था। मैंने कैसे कैसे शो किया ये बता रहा हूँ मैं। तो फ्राइडे को सुबह यहाँ से 5 बजे की फ्लाइट, 5 o'clock मॉर्निंग फ्लाइट सुबह को एयर इंडिया की चलती थी उस ज़माने में, जो शाम को 5 बजे न्यूयॉर्क में लैंड करती थी। मतलब आप 12 घंटे गेन भी करते हो जब आप जाते हो तो शाम, मतलब इंडियन टाइम सुबह 5 बजे फ्लाइट में बैठा, और न्यूयॉर्क टाइम्स शाम को 5 बजे न्यूयॉर्क में लैंड किया, और 6 बजे का शो न्यूयॉर्क में। इतना कट्टू कट कोई आदमी हो सकता है बताइए? और 6 बजे का शो, और वो शत्रुघ्न सिन्हा ने, शत्रु जी ने मेरे लिए टैरमैक पे ही गाड़ी भेजी थी कि भैया राकेश जी का सामान वामान जो बाद में आता रहेगा, पहले इनको लेकर थिएटर पहुंचो। और मैं वहाँ थिएटर पहुंचा, और सीधा, मतलब लोग बोलते हैं जेट लैग, मैं कैसा जेट लैग यार, कौन सा जेट लैग, सीधा थिएटर में सीधा शो किया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि, अरे विनय जोशी प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा एक प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बड़ी ज़रूरी होती है एक्टर के लिए। मुझे याद है अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है, मेरा जो प्ले है मेरा वो मतलब नहीं था, उसका टूर हम कर रहे थे यूएसए का, और हमारा शो था न्यू जर्सी में शो था, और हाउसफुल शो था, बड़ा कामयाब शो हुआ। लेकिन शो के दौरान कहीं इंटरवल के आसपास एसी बंद हो गया। अब एसी बंद हो गया, और ये मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ के जो होते हैं ना ऑर्गेनाइजर यूएसए के, वो कई दफ़ा बड़ी गड़बड़ करते हैं। मतलब शायद उसने थिएटर वाले को पैसे कम दिए कि भैया एसी आधे में चला या कम चला, जो भी है, या आधे में बंद कर देना।
तो वो पैसे खा लेते हैं या बचा लेते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि अंदर की कहानी क्या थी, लेकिन मुझे इतना ही पता है कि नाटक चल रहा है, अनुपम खेर और नीना गुप्ता स्टेज पर हैं, मैं भी स्टेज पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, एंट्री एग्जिट चल रही है और एसी बंद हो गया और हमको भी गर्मी लगनी शुरू हुई। एक्टर को गर्मी तो बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि चेहरे पर लाइट्स होती हैं। तो सडनली ऑडियंस में से एक रेस्टलेसनेस की आवाज़ें हा हू धीरे 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 शुरू हुई और बढ़ने लगी और बढ़ती चली गई और लोगों ने चिल्लाना कर दिया कि इफ़ नो एसी देन नो प्ले, बंद करो बंद करो बंद करो। और ऐसे में क्या होता है, जब ऑडियंस अगर बिदक जाए ना, जैसे घोड़ा बिदकता है ना, घोड़ा बिदकता है जब, तो फिर वो देखता नहीं कि कौन कहाँ गिरा। ऐसे ऑडियंस जब बिदक जाती है तो उसकी ऐसी हालत होती है, वो आपको कहाँ कैसे मारेगी, यू डोंट कम टू नो। ऑडियंस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज इट्स अ यूनाइटेड मास रिएक्शन, यू नो। तो मैं स्टेज पे नहीं था, मैं स्टेज पे गया, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, फिर आप बोलेंगे तो बंद कर देंगे। बोले हाँ बात कीजिए। मैंने कहा आप जितने लोग यहाँ पर हैं, आप हाथ खड़ा करके बताइए कि कितने लोग इंडिया से आए हैं। तो तकरीबन सबने हाथ खड़ा कर दिया, सब इंडिया से आए होते एक्सेप्ट द न्यू जनरेशन, कुछ यंगस्टर्स थे जो वहीं पैदा हुए होंगे, मे बी उनके बच्चे बट 95% लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हम इंडिया से आए हैं। फिर मैंने दूसरा सवाल ये किया, मैंने कहा ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास इंडिया के घर में जब आप आए थे तो एसी था। तो शायद 8-10 हाथ खड़े हुए। मैंने कहा मेरे घर में भी एसी नहीं था जब मैंने शुरू किया नाटक, तो मेरे घर में एसी नहीं था। हम जितने भी यहाँ काम कर रहे हैं, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, हमारे घर में भी एसी नहीं था जब हमने काम शुरू किया। तो आज यहाँ एसी नहीं है। अगर आपको जो गर्मी लग रही है उसका टेम्परेचर अगर वो 30 डिग्रीज है, तो हमारा टेम्परेचर हमारे चेहरे पे 45 डिग्रीज है, क्योंकि हमारे ऊपर लाइट्स भी हैं। तो आपसे 1.5 गुना गर्मी में हम लोग काम कर रहे हैं और हम तो ये प्ले पूरा करेंगे। आपको देखें या ना देखें, आपको जाना है उठ के बाहर चले जाइए, लेकिन हम तो सब पूरा करेंगे क्योंकि हम अपने धंधे से चीटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस बात पे इतनी तालियां बजी कि लोगों ने वो प्ले देखा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ी ज़रूरी होती है। लास्ट ओवर इज गोनो benchmarking coming to the international market. Yes, last over is, as I told you, it's a good play and मैं कयूर जी और जयदेव जी, आप प्ले को कीजिए आगे। आपने प्ले रोका हुआ है, ये प्ले बड़ी मुश्किल बात है। और मैं आपको जयदेव आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसका लास्ट शो आपने किया था 5 मई को लास्ट ईयर। 1 साल होने वाला आज, 3 मई आज 1 साल होने वाला। जयदेव, शर्म आनी चाहिए आपको। 1 साल से आपने इसका शो नहीं किया, वेरी बैड ऑन योर पार्ट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आनंद भी बोल रहा है मेरे साथ। आनंद अगर हो तो बोलो, लिखो। हाउ डू यू सी एज अ प्रोड्यूसर ऑफ थिएटर? प्रोड्यूसर मैंने कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन किए हैं मैंने, लेकिन मैं एज अ पार्टनर करता हूँ। जैसे मेरा मतलब नहीं था, मैं एक पार्टनर हूँ। जो राहुल बूचर हैं फेलिसिटी थिएटर, उनके साथ मैं एक पार्टनर हूँ, लेकिन मुझसे अकेले नहीं होता क्योंकि मेरा ध्यान जो है ना, वो एज अ प्रोड्यूसर का दिमाग मेरा है नहीं। मेरा दिमाग ज़्यादा करके क्रिएटिविटी में घुस जाता है। अब जैसे जो प्रोड्यूसर लोग हैं, वो 2 महीने का टाइम उन्होंने लगाया होगा कि हाँ भैया हम आगे कैसे इसको, जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो कैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ाएं। और मैं तो क्रिएटिव चीज़ में लगा हूँ, क्या मैं क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ। इस दौरान मैंने एक और बड़ा अच्छा नाटक लिखा, एंड आनंद उसमें आई वुड लव टू कास्ट यू। वो बड़ा मज़ेदार नाटक है। आनंद, यू आर लिसनिंग टू मी। वो उसका नाम है जेल में खेल। जेल में खेल बड़ा अच्छा प्ले है वो। एक जेल की एक सेल की कहानी है, एक रात की। एक सेल में क्या होता है, ये भी मेरा खुद का आइडिया मुझे आया और मैंने इस पर प्ले लिखा। किसी ने मुझे पूछा था कुछ देर पहले कि राइटिंग के लिए ज़रूरी क्या है। तो दोस्तों, प्ले राइटिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि आप कहना क्या चाहते हैं, और जो कहना चाहते हैं वो इस लायक है कि वो 2 घंटे में आप उसको कह सके। और फिर क्या वो इस लायक है आप मेरे कैदी आनंद, आई लव यू यार।
जेल में खेल, यस। तो मज़ेदार नाटक है ये, जेल में मैंने टाइटल बता दिया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन टाइटल अच्छा है ये, मज़ेदार है, और एक जेल की रात की कहानी है। तो क्या मैं कह रहा था, मैं भूल ही गया, मुझे आनंद ने भुला दिया। खैर, तो हाँ, राइटिंग के बारे में बात कर रहा था। तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि भैया आप क्या कहना क्या चाहते हैं, फिर आपकी जो बात है वो 2 घंटे सस्टेन कर सकती है कि नहीं कर सकती, और अगर कर सकती है तो फिर उसका जो एक स्क्रीन प्ले है ना, जिसको ग्राफ कहा जाए, वो कलाकारी एक्चुअली राइटिंग की वहां पर आती है। देखिए, अच्छे थॉट, एक प्ले में अच्छा थॉट आ जाना, एक डायलॉग कमाल का लिख देना, ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक हो जाता है, लिख लेते हैं लोग, ठीक है, 1-2 घंटे का प्ले तो 1-2 बातें आपने अच्छी कह दी, लेकिन 2 घंटे आप ऑडियंस की अटेंशन बांधे रखें, इसके लिए तो काफ़ी कुछ सामान चाहिए। प्ले का ग्राफ चाहिए, उसका स्क्रीन प्ले चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कैरेक्टर्स, कि आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या क्या हैं, और उनके थ्रू आप क्या क्या कहलवा रहे हैं, कहानी कैसे आगे आप बढ़वा रहे हैं अपने कैरेक्टर्स के जरिए, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देवोश्मिता घोषाल, यू आर इंस्टीट्यूशन इन एक्टिंग फॉर मी, माई गॉड, थैंक यू माई डियर, सो स्वीट ऑफ यू टू फॉर सच काइंड वर्ड्स। ऐसा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, कॉमिक टाइमिंग या, लेकिन ये सब थिएटर का भी एक रिजल्ट है। आपका नाम बड़ा मुश्किल है, देवोस्मिता, मिस घोषाल इज बेटर, मिस घोषाल। ये एक थिएटर इज़ अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटर। जैसे मैं हमेशा जब मैं एक्टिंग क्लासेस लेता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि बाकी सब चीज़ें आप सीख सकते हो, बड़ी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, डायलॉग डिलीवरी आ सकती है, स्पीच आ सकती है, डिक्शन आ सकती है, कंसंट्रेशन की भी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन टाइमिंग जो है ना, वो किसी का बाप आपको नहीं सिखा सकता, वो तो करते 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 आपको आती है। ये ऐसा ही है कि टाइमिंग उसी को बोलते हैं कि 2 आदमी खड़े हैं रिवॉल्वर लेकर और दोनों ने टर्न किया, पहले गोली कौन मारेगा। वो टाइमिंग, स्प्लिट सेकंड टाइमिंग जो है वो जब तक ना हो। व्हाट इज़ माई मोस्ट इंस्पिरेशनल फिल्म? दोस्त, मेरा तो बहुत कुछ है इंस्पिरेशनल। मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ नहीं है, मेरी इंस्पिरेशन बहुत कुछ है। चैपलिन से शुरू करता हूँ मैं। चैपलिन को मैं अपना बाप मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ। मैंने बहुत सीखा है उस आदमी से, और सिर्फ मैंने एक्टिंग नहीं सीखी, चैपलिन का कॉमिक टाइमिंग जो है वो तो मैंने लिया ही लिया उनसे, मतलब कोशिश की लेने की, लिया मतलब मैं कौन होता हूँ लेने वाला। लेकिन जो मैंने ज़्यादा सीखा चैपलिन से वो उनकी राइटिंग, और राइटिंग में किस तरह से वो अपनी बात को ह्यूमर में, कॉमेडी में के ज़रिए कहते हैं। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि सीरियस बात को कैसे आप एक गूगली मार के कह जाएं। अपने एक्टिंग स्टाइल में कोविड-19 को लेकर फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? रोहन, मैंने एक कविता कुछ दिन पहले लिखी थी, मुझे पता नहीं था ये कहना पड़ेगा, तो मैं याद करता हूँ। अब कुछ लाइनें अगर याद, हाँ, आ गई। कोरोना तो एक बहाना है, कोरोना तो एक बहाना है, सुबह उठ के बैठना है, बैठ के लेटना है, लेट के थकना है, थक के सो जाना है। कोरोना तो एक बहाना है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, फिर भी दिन में 2 बार नहाना है, नहा के आईने के सामने जाना है, अपने आप को देख के मुस्कुराना है। कल मैंने ये पहना था, आज मैं ये पहनूंगा, ये सोच के इतराना है। जो दूर दूर तक कोई सूंघने वाला नहीं है, फिर भी मुझे यही परफ्यूम लगाना है। कोरोना तो एक बहाना है। टीवी पर कोई और खबर है, ये जानने के लिए टीवी भी लगाना है। नहीं, टीवी पर कोरोना के अलावा कोई खबर नहीं, ये समाचार परिवार को बताना है। कोरोना तो एक बहाना है। क्या कहा? लॉकडाउन और बढ़ गया? हाँ, तो कोई बात नहीं, अब तो मुझे पता है कि वक्त कैसे बिताना है। सुबह उठना है, उठ के बैठना है, बैठ के थकना है, थक के लेट जाना है, लेट के सो जाना है। कोरोना तो एक बहाना है। How will I boost the morale of new artists by looking at the current conditions?
देखिए, मॉरल हर चीज़ में ढूंढिए पॉजिटिविटी, नेगेटिव थॉट में मत रहिए। नेगेटिविटी जो है वो किल करती है। ये सब ठीक हो जाएगा, ये वक्ती बातें हैं। आप सोचो ना, जैसे मैंने कहा कि दुनिया ने क्या क्या देखा है यार, फिर भी मैनकाइंड ने सर्वाइव किया है ना, तो हम भी मैनकाइंड का हिस्सा हैं और थिएटर मैनकाइंड का एक हिस्सा है। तो हम भी सर्वाइव करेंगे, हमारा थिएटर भी सर्वाइव करेगा, सब सर्वाइव करेंगे। यू नो, घबराने का नहीं, डरने का नहीं। वक्त जो है वो चलता रहता है। और देखो, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, बस खत्म बात, आगे बढ़ जाएंगे। रोहन, यू आर द बेस्ट, थैंक यू माय डियर। भाग्येश कासेकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चार्ली चैपलिन, जो हम सबको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, चैपलिन ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को, लेकिन आज के लोग उसको देखते नहीं हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर आप नई जनरेशन कुछ अगर सीख रहे हैं तो कुछ मास्टर्स को भी देखिए। चैपलिन उन मास्टर्स में से एक हैं। कुछ मास्टर्स को जब आप देखेंगे तो बड़ा कुछ राइटिंग के बारे में मैंने कुछ बात कही आप कुछ देर पहले मैंने कुछ कहा था। मैं एक बात और कहना चाहूँगा। हाँ, मुझे भी वो बात याद आ गई कि एनएसडी में एक और स्टूडेंट ने मुझसे क्या पूछा था। उसने पूछा था, सर सूडो का मतलब क्या होता है। हम लोग बहुत सुनते हैं कि वो सूडो है, ये प्ले सूडो है, ये आदमी सूडो है, यू नो, या ये टीचर सूडो है। तो सूडो का मतलब क्या होता है? तो मुझे जो जवाब दिया था मैंने, वो लड़की थी एक, वो क्लास के बाहर आके पीछे पीछे भागी आई थी। वहाँ उसने पूछा था कि सर ये शायद फर्स्ट ईयर में थी, तो वो अभी ज़्यादा सूडोज से पाला नहीं पड़ा होगा उसका। तो मैंने उसको एक जो जवाब दिया था वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मेथड एक्टर क्या होता है एक मैं बताता हूँ। तो सूडोज का मेरे हिसाब से मतलब ये होता है कि जो आदमी ये सोचे कि जो मैंने कह दिया वो सही है, जो मैंने लिख दिया वो करेक्ट है, वो पत्थर की लकीर है, वो चेंज नहीं होगा, जो मैंने बोल दिया बस वैसा ही होगा। इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि शेक्सपियर ने जितने भी नाटक लिखे, जो उनका ग्लोब थिएटर में, जो वहाँ लंदन में जो ग्लोब थिएटर उनका जो बनाया था 1599 में बनाया था ग्लोब थिएटर, जहाँ उनके नाटक दर्शाए जाते थे। 1599 में 1613 में जल गया था वो, तो सिर्फ 14 साल तक नाटक रहा, वो थिएटर रहा। तो उसके बाहर एक कॉफ़ी शॉप थी। तो शेक्सपियर अपना प्ले, खुद का लिखा हुआ प्ले जब देख के लोग निकलते थे तो उस कॉफ़ी शॉप में जाते थे। शेक्सपियर वहाँ कोने में बैठ जाते थे और उनकी बातें सुनते थे कि वो प्ले पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तब कोई जानता नहीं था शेक्सपियर को, और शेक्सपियर उनकी बातों को नोट करते थे और अपने अगले शो में इनकॉर्पोरेट करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि शेक्सपियर भी सूडो नहीं थे। तो मेरे हिसाब से मुझे याद आ गया तो मैंने आपसे शेयर करूँ। Keyur, thank you very much. Can I go off here now? Dilip Thakkar ji, see you back to Gopi. गोपी थाली, या मैंने 2 थाली खाई थी वहाँ पर। अरे वाह वाह, अच्छा तो आप थाली वाले हो, वाह वाह, थैंक यू, बड़ी मज़ेदार अच्छी थाली थी आपकी। हाँ, थैंक यू वेरी मच महेश जी। विजय शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोहन यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। कैन आई साइन ऑफ, या कुछ और बात करेंगे आप लोग, जानना चाहेंगे? आपका अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो क्या बदलोगे? कोशिश करूंगा कि वक्त बदल जाए सबका, अच्छा वक्त सबका आ जाए। Thank you, my dear. Bye bye, all of you. Thank you very much, all my friends, all my well wishers. Thank you so much for listening to me. I don't know what I said, but as I told you, my main focus being an actor was me and my audience. Love you. Thank you. Bye bye.